नेक्स्ट चैप्टर जो हमें रिवाइज करना है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो वर्ड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों। पहला क्वाड्रेटिक और दूसरा इक्वेशन। अब मैं पता नहीं साल में कितनी बार आपसे ये बात पूछ चुका हूं कि व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन के सिर्फ दो पैरामीटर होते हैं, एक कि इसके अंदर वेरिएबल्स होने चाहिए। एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए, और दूसरा इसके अंदर LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS, मतलब देयर शुड बी एन इक्वल टू साइन। जो दूसरा टर्म है, जो चैप्टर का मेन टर्म है, ये भी कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। क्वाड्रेटिक जो टर्म है इसकी हम बात करते हैं, अकेले क्वाड्रेटिक की बात नहीं करते, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरे की बात करते हैं। देयर मे बी मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, बट फिलहाल हम डिस्कस करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन? So which has an variable of degree 2. Okay, an equation with maximum power of variable S2, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब आपने वर्ड यूज किया डिग्री। बेटा ज्यादातर देखो मैं ज्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना चाहता, बट मैं अपना बता रहा हूं आपको कि मैं डिग्री टर्म का सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए यूज करना पसंद करता हूं। आई अवॉइड यूजिंग टर्म डिग्री फॉर इक्वेशंस। देयर आर रीजंस जिसमें अभी मुझे जाना नहीं है, मेरा अपना एक थॉट प्रोसेस है उसको लेके। तो मेरा आपको एडवाइस है कि कभी भी आप इक्वेशन की बात कर रहे हैं देन डोंट यूज टर्म डिग्री, यूज टर्म मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल S2। बहुत सारी अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती हैं, बट आपको जो स्टडी करना है वो मेनली कौन सा इक्वेशन स्टडी करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको स्टडी करना है। ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की आपको डिस्कस करनी है। यहां a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। वाई a कांट बी इक्वल टू 0? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो स्क्वायर टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और आपकी इक्वेशन लीनियर में बदल जाएगी। b एंड c कैन बी 0, मतलब मैंने लिखा कैन बी 0, मैंने लिखा इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है कि वो 0 हो, बट अगर वो चाहे, उनकी मर्जी हो, तो वो 0 भी हो सकते हैं। बट a के पास कोई चॉइस नहीं है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। अब जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दूसरा इंसान पढ़ता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से देखता है, ऐसे देखता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे यहां बनी हुई है। लेकिन जब आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से दिखाई नहीं देती, मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से दिखाई देती है। क्या मतलब है मेरे ये कहने का, और ये बात ऊपर वाले स्टेटमेंट से कैसे अलग है? मैं ये मानता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और ये फैक्ट है, मैं मानता क्या हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन टाइप के टर्म होते हैं। एक x² वाला टर्म, एक x वाला टर्म, और एक कांस्टेंट टर्म। जो x² वाला टर्म होता है वी कॉल दैट एज a, जो x वाला टर्म होता है वी कॉल दैट एज b, और जो कांस्टेंट होता है वी कॉल दैट एज c, उसको हम c बोलते हैं। ओके कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी जाएगी, सपोज मैं आपको इस तरीके से एक इक्वेशन देता हूं,
ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस kx इक्वल टू 0। तो इसके अंदर मैं आपसे पूछता हूं एबीसी क्या है, मतलब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट आर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स एंड व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि स्मॉल लेटर बुक में क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो मैं कैपिटल लेटर लूंगा। व्हाट इज ए? दैट इज सिंपली ए। व्हाट इज बी हेयर बच्चों? बोलिए। 5 5 plus k. 5। बी देखिए अभी आप आंसर नहीं कर सकते, किसी बच्चे ने बहुत प्यारा आंसर किया है बट जिन्होंने 5 बोला है वो सही नहीं है। आप पहले इसको इस फॉर्मेट में लाएंगे। ये ब्रैकेट वाले फॉर्मेट का मतलब क्या है? देयर शुड बी वन एक्स स्क्वायर टर्म, वन एक्स टर्म एंड वन कांस्टेंट टर्म। अब एक्स स्क्वायर टर्म एक है, ठीक है भाई, लेकिन एक्स वाले तो दो हो रहे हैं, मैं इन्हें एक कैसे कर दूं? क्या एक को मिटा दूं? नहीं, सॉरी, एक्स कॉमन ले लेता हूं और इस तरह से लिख देता हूं और सी की जगह 0। आई होप अब आपको मैंने जो इस तरह से ये ब्रैकेट में लिखा है उसका मतलब समझ आया होगा कि वहां मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? yes sir ओके, तो बेटा इस तरीके से हम चीजों को बनाते हैं। बी कितना हुआ हमारा? k प्लस 5 और सी कितना हुआ हमारा? 0। ओके, अब इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस k प्लस 7 इक्वल टू 0। तारिणी आप बताइए बेटा a की वैल्यू क्या है? So a की value small a. शाबाश। और बेटा b का वैल्यू क्या है? 7 plus k. 7 प्लस k। इन्होंने कहा b 7 प्लस k। और c क्या है बेटा? So 0. 0। क्या आप में से कोई तारिणी को करेक्ट करना चाहता है? मुस्कान आप बताइए, क्या तारिणी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? Sir, actually, can you please repeat? मेरा क्वेश्चन ये था बेटे कि जो तारिणी ने हमें एबीसी बताए हैं हम इन पर भरोसा कर लें या कुछ और अभी दिमाग लगाएं? सर ये सही है। ये सही है। प्रियंका आप बताइए, ये सही है या गलत है? नो सर। प्रियंका बताइए। माने आप बताइए, सही कहा है इन्होंने या गलत कहा है? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोलिए। सर C is equal to K plus 7 and B is equal to 0. वेरी गुड आंसर। देखिए मैं आपको बताऊं, तारनी मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब तक आप ए बी सी की तलाश में 1 2 3 करते रहेंगे तब तक गलतियां होती रहेंगी। बच्चों का थॉट प्रोसेस क्या होता है कि पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। ऐसा नहीं है। ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हेयर तारनी? So 0. 0। सो बी इज 0 बेटा। एंड सी क्या है? कांस्टेंट टर्म दैट इज विदाउट एक्स, चाहे उसमें 1 आए या 10 आए फर्क नहीं पड़ता। तो ए बी सी इस तरह से हम लिखेंगे, तो आप इसमें कभी कोई गलती नहीं करेंगे। यूजुअली मेरा पूरा 1 घंटा इस स्टैंडर्ड फॉर्म को एक्सप्लेन करने में जाता है, बट दिस इज रिवीजन। यू हैव ओनली गिवन मी 1 आवर फॉर द होल चैप्टर, तो मैं अब आगे चलना पसंद करूंगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आई कैन टेक अ 20 सेकेंड पॉज फॉर योर क्वेश्चन। बताइएगा।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका कोई डाउट नहीं है, हम आगे चल सकते हैं। तो ये पहली इक्वेशन थी किस बारे में, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों वाली एक्सरसाइज है, आप उसको एक बार पढ़ लेंगे। जहां जहां भी सिंप्लीफाई करने के बाद जहां जहां भी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 आ रही होगी वहां क्वाड्रेटिक है, वरना क्वाड्रेटिक नहीं। अब हम आते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज सॉल्व करने के लिए पुराने जमाने में हम 3 मेथड का इस्तेमाल किया करते थे। पहला, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम मेनली 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी, मिडिल टर्म स्प्लिट का इस्तेमाल करते हैं। ये 2 टेक्निक मेनली हम फैक्टराइजेशन के अंदर लगाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर भी लग सकता है कहीं, बट वो एमटीएस में कवर हो जाता है। ये 2 तरीके हम लगाते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और तीसरा जो मेथड है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब 2-3 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं रहा, दिमाग भी क्या क्या चीजें याद रख सकता है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला फंडा पहले ही खत्म हो चुका है, यानी आपको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। दो देयर इज एन एक्सरसाइज इन द एनसीईआरटी स्टिल देयर, वो पता नहीं क्यों रखी है उन्होंने, क्वेश्चंस हैं उस पर बेस्ड, बट वो हमें करने नहीं, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर अब आपको एग्जाम में नहीं आएगा। तो आपके पास बचते 2, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड का ही एक शॉर्टकट फॉर्म है, बट मैं प्रूफ करके बताया करता था पहले किसी जमाने में, लेकिन क्योंकि अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही जा चुका है, तो सॉरी आई एम सो सॉरी, कंप्लीटिंग स्क्वायर ही जा चुका है, तो अब उसका इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ क्या रिलेशन है, हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, ये बड़ा ही एक एंशिएंट फॉर्मूला है। दुनिया में अलग अलग मैथमेटिशियंस ने इसको अलग अलग इंडिपेंडेंटली इन्वेंट किया, इसका इस्तेमाल किया। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में एक बहुत ही पुराने मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हुए, उनका नाम है आचार्य श्रीधर। ये बहुत 100 साल पुरानी बात है, कई 100 साल या 1000 साल भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, मुझे पढ़े हुए उस बारे में बहुत टाइम हो गया। उनका नाम था आचार्य श्रीधर। तो उनकी जो बुक्स मिली हैं, उन बुक्स में ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मेंशन मिला है। उसके बाद एक मैथमेटिशियन थे, वो अरब थे, उनका नाम था उमर खयाम। उनकी बुक्स में भी ये फॉर्मूला इंडिपेंडेंटली मिला है, और कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीक मैथमेटिशियंस ने भी इसका इस्तेमाल किया है। बहुत सर पुराना तभी फॉर्मूला है। हाँ बेटा बोलिए। सर तभी लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधराचार्य मेथड जी बोलते बेटा, रहते हैं। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि श्रीधराचार्य मेथड या आचार्य श्रीधर फॉर्मूला, क्योंकि आचार्य श्रीधर ने इसको इन्वेंट किया था। और कमाल की बात यह थी कि पहले इतना कॉन्टेक्ट तो था नहीं सिविलाइजेशंस के बीच में, तो यहां भी मैथमेटिशियन उसी को इन्वेंट कर रहा है, और इजिप्ट में भी उसी को कर रहा है, और ग्रीक में भी उसी को कर रहा है। तो इससे यह है कि हम अपनी जरूरतों के हिसाब से इन्वेंशन करते हैं, जो हमारी जरूरतों पर डिपेंड होते हैं, इसलिए वो एक जैसे ही होते हैं दुनिया में जगह जगह पर। क्या है फॉर्मूला, पहले आपको एबीसी जज करने पड़ेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
ये फॉर्मूला होता है। देखिए अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर हम कौन सा लगाएं, हम फैक्टराइजेशन करें या ये करें। मेरा सवाल ये है कि जो कर सकते हो कर दो। अगर क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में एकदम उसके फैक्टर आ गए तो फैक्टराइजेशन लगा दो, और अगर फैक्टर्स के लिए सोचना पड़ रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। ये मत सोचना कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आसान पड़ेगा या फैक्टराइजेशन मुश्किल पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका फैक्टराइजेशन से आपको डिफिकल्ट पड़ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक से भी डिफिकल्ट पड़ेगा। एक तो ये जो रूट वाली प्रॉब्लम होती है उनमें बाय डिफॉल्ट क्वाड्रेटिक लगा दो बिना सोचे हुए, जब तक कि क्वेश्चन में कहा ना जाए। मतलब ऐसे कह दिया फैक्टराइजेशन से ही करना है तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, तो हमें चॉइस होगी तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक लगा देंगे रूट वाले हर क्वेश्चन में। और किस में लगाएंगे, क्वाड्रेटिक जहां मुझे क्वेश्चन को देखने पर उसका फैक्टर्स ध्यान में नहीं आएंगे एकदम देखते ही, वहां मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दूंगा। ओके, अब देखिए हम इस कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं, खास कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं, इस वैल्यू को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यहां आपको मान के लीजिए दिख रहा है आपको कि दो साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का, यानी कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको एक्स के दो आंसर मिलते हैं। एक हुआ माइनस बी प्लस माइनस, अरे शिट वो पेन दिमाग अपने आप ही लिख देता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा आंसर मिला हमें एस। देखिए आप जानते हैं, कहने की बात नहीं, 2 दिन पहले रिवीजन में पढ़ाया आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी दो रूट्स होते हैं, दो जीरोस होते हैं, दो सोल्यूशन होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। तो पहला वाला जो मैंने इधर लिखा है ये आपका अल्फा है, और जो इधर लिखा है आपका ये बीटा। ठीक, अब हम इसके एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं, इस हिस्से को डिस्कस करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मान लो कि आपका ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, तो पहले वाले हिस्से में x क्या आ गया, माइनस बी अपॉन 2a प्लस 0। अब भाई प्लस 0 को तो कोई लिखने का मतलब नहीं है ना, तो पहले से आंसर x का क्या आ गया, माइनस बी अपॉन 2a। सर सेम और इक्वल रूट्स होंगे फिर। हाँ बेटा, अपॉन 2a और माइनस का 0, माइनस 0 को कोई मतलब नहीं बनता, तो मैंने इसको यहां से दूसरा रूट निकाल दिया। दोनों रूट कैसे आए आपके, इक्वल आ गए। इक्वल क्यों आए वो रीजन भी पता लग गया ना आपको। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि इक्वल आएंगे, बट मुझे आपको बताना था कि चीजें किस तरह काम कर रही हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 है, देन रूट्स आर इक्वल। दोनों रूट्स कैसे होंगे आपके, इक्वल होंगे। बात समझ आई आपको बेटा, हाँ ना में जवाब दीजिए। हाँ जी सर। ठीक है, अब सेकंड पर आते हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब हुआ कि नेगेटिव आ रहा है, तो मान लो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो बेटा फिर इसका मतलब क्या हुआ, फिर तो माइनस का 2 ऐसे आएगा या माइनस 3 जो भी आएगा नेगेटिव आएगा ना। रूट के अंदर नेगेटिव आने का क्या मतलब होता है, So that it's an irrational number. इर्रेशनल नंबर, सर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। Exist ही नहीं करते हैं। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता बेटा, इर्रेशनल नंबर नहीं है।
आपको इरेशनल नंबर इसलिए याद आ रहा है क्योंकि आपने ये इरेशनल नंबर के चैप्टर में पढ़ा था। तो जब रूट के अंदर माइनस आ गया तो मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता रियल में कहीं भी, तो हम क्या कहेंगे इसे, देन रूट्स आर नॉट रियल। इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, नॉट रियल, इमेजिनरी। आर यू क्लियर? सर फिर हम आयोटा किसको बोलते हैं? आयोटा मैं अभी बताऊंगा, वो थोड़ा सा अलग हो गया, मैं अभी बता दूंगा, बट लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट। ओके बेटा, यस सर। अगर जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब होगा, हम कहेंगे रूट्स आर अनइक्वल, या बार बार एक वर्ड यूज करते हैं हम, डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग। तो हम क्या करते हैं, वी लेट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे ले लेते हैं, और यहां ये d जीरो कह देते हैं, इसे d लेस देन जीरो कह देते हैं, इसे d मोर देन जीरो कह देते हैं। d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि वो टूल दैट डिस्क्रिमिनेट्स अमंग द रूट्स। कभी कभी क्या होता है, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि d जीरो से बड़ा है या जीरो के इक्वल है, पता नहीं लग रहा होता, मतलब हम कंफ्यूज हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि d जो है वो a स्क्वायर है, तो अब a स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। एक ही जगह नंबर डालोगे कोई तो प्लस आ जाएगा, और एक ही जगह जीरो डालोगे तो जीरो आ जाएगा। तो नोबडी कैन से कि जी ये आपका पॉजिटिव है कि जीरो है। तो इस तरह के कंफ्यूजन में हम क्या करते हैं कि अगर d इक्वल टू मोर देन जीरो आया तो हम सिर्फ इतना लिखते हैं कि रूट्स रियल हैं। ओके, कोई परेशानी है आपको? नो सर। ठीक है, अब आप ये देखें कि फाइनल मैं आपको बता रहा हूं, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं क्योंकि ये आपके करिकुलम के अंदर नहीं है, बट है नॉलेज की चीज तो बता देता हूं। इफ d is a perfect square, then roots will be rational। रूट्स कैसे होंगे आपके? रैशनल होंगे, मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में आएंगे। कब आएंगे? जब d एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 9 हो, 25 हो, 625 हो, 144 हो, यानी जिसका रूट निकाला जा सके। यहां तक आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई? सर आ गई। हाँ ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपका, ये कहानी हमारी हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे दमदार टॉपिक पर, वर्ड प्रॉब्लम्स पे तो बाद में आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स का मैं आपको एक फ्रेम बना के दे दूंगा, वर्क की किस तरह उन्हें सॉल्व करते हैं। ये कहलाते हैं रिड्यूसिबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो इनिशियली क्वाड्रेटिक नहीं होती, लेकिन हम अगर चाहें, थोड़ी मेहनत करें, तो हम उन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट हैं। देखिए सबसे पहला फॉर्मेट आपको मैं बताता हूं, कोई भी इक्वेशन सर पर ये तो कट गया ना। रिड्यूसिबल नहीं आएगा ना आपको, बस थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा बस। v प्लस 1/v के फॉर्म में जो इक्वेशन होती है, लाइक x प्लस 1/x की फॉर्म में जो इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यानी किसी वैल्यू में अगर आप
उसका रेसिप्रोकल ऐड कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल ऐड कर देंगे तो आपको एक फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। दूसरी बात, वो चीज जिसके लिए मैंने ये टॉपिक इनिशिएट किया है, मैं एक बात बता दूं, अगर हमारे स्टूडेंट को कहीं दिक्कत आएगी ना, तो वो सिर्फ इस वजह से आएगी कि वो बहुत सी चीजों को ये मान के चलते हैं कि ये कट गई हैं। वो अपनी जगह ठीक है स्टूडेंट्स हमारे, बट जो सीबीएसई ने डॉक्यूमेंट रिलीज किया है ना, मैं अभी इसी को ओपन कर रहा हूं, मुझे 1 मिनट दीजिए आप। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं निकालता हूं ट्रायंगल्स। हाँ, ये बिल्कुल साफ लिखा है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है खैर, कि रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको नहीं आएंगे, तो इसमें तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। से बट इसका बहुत मतलब क्या होता है? वही बता रहा हूं बेटा, ऐसी इक्वेशंस जो देखने में क्वाड्रेटिक नहीं लगती, जैसे आप इसको देखें बच्चे, आप इसको देखें ना स्नेहा, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं लग रही देखने में, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक बन जाती है। ओके, मैंने ये टॉपिक बस एक चीज के लिए इनिशिएट किया है, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इस इक्वेशन में जो सबसे मेजर चीज है वो क्या है कि यहां x की कितनी पावर है स्टार्टिंग में, 2। और आगे उसकी आधी पावर है। हर वो इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में होती है उसको अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक में बदला जा सकता है। लाइक अगर मैं लिखता हूं a y प्लस b रूट y, क्या आपको ये इक्वेशन देखने में क्वाड्रेटिक लगती है? y वाली के बारे में पूछ रहा हूं। नो सर। बट जब आप इसे ध्यान से देखते हैं तो व्हाट यू फाइंड कि यहां पे जो पावर है आगे उसका आधा पावर है। ये सिनेरियो आता है तो इसका मतलब है इट कैन बी रिड्यूस इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? लेट रूट y इज इक्वल्स टू t, तो y इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो अब इक्वेशन हो गई ए टी स्क्वायर बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। आपको मेरी बात समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। अब आ गया आपका दूसरा, ए जेड 4 ए जेड 6 बी जेड क्यूब प्लस सी इक्वल टू 0। नोबडी विल से इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन जब आप मन की आंखें खोलेंगे तो दिखेगा कि वहां 6 और यहां 3 आधी पावर है। तो आप क्या करेंगे? यू लेट z क्यूब इक्वल्स टू t, तो z6 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर ए टी स्क्वायर बी टी सी इज इक्वल्स टू 0। बात समझ आई आपको? और भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बट सिलेबस में नहीं है फिलहाल, तो बात ही खत्म है। थोड़ा सा सिर्फ आपको बताया है लास्ट वाले की वजह से, ये अक्सर आ जाता है मैथ्स में, अलग अलग जगह पे आ जाता है, चैप्टर से अलग हट के आ जाता है। तो क्या हम आगे चल सकते हैं? यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज सॉल्विंग अ वर्ड प्रॉब्लम। देखिए, आपको कोई चैलेंज नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वर्ड प्रॉब्लम आएगी, वो 3 चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम पूछी जा सकती है मेनली। 2 में मान लीजिए आप, तीसरे की बात नहीं करता मैं आपसे, फिलहाल आपको कंफ्यूज क्यों करूं। एक तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब जब आप यहां कर रहे होते हैं तो एक चैलेंज रहता है कि आपको समझना पड़ता है कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है कि लीनियर का क्वेश्चन है। ओके बेटा, एग्जाम में ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, आपको खाली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे लीनियर से कर दो या क्वाड्रेटिक से कर दो। उसमें लिख के तो आएगा नहीं कि क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो, आ गया लिख के तो मजबूरी हो जाएगी, बट ऐसा आज तक कभी लिख के आया नहीं। तो हमारा टॉपिक क्या है? सॉल्विंग
a word problem using quadratic equation. बच्चा लोग, जो सबसे पहला बेसिक रूल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो ये है कि we only take one variable in these problems. ओके, देखिए रूल ये कहता है कि ओनली वन वेरिएबल should be there in final quadratic equation. रूल तो ये कहता है कि जब आप फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं तो उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए. लिख के बताता हूं. 5x स्क्वायर 4xy माइनस, सॉरी क्या बकवास करने लगता हूं मैं कभी कभी. इसे देखें और इसे देखें. ऊपर वाले को देखें और नीचे वाले को देखें. ऊपर वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. 8 क्लास में होते तो ये दोनों आ सकते थे आपको फैक्टर करने के लिए. ऊपर वाले के फैक्टर करो, नीचे वाले के फैक्टर करो. बट यहां क्लास 10th में आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डील करनी है जिनमें एक ही वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल हो ही नहीं सकते. रूल बड़ा सिंपल है कि आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए. ये रूल है जो मैंने यहां लिखा हुआ है आपके लिए. ये रूल है. और ऊपर क्या लिखा है? वी ओनली टेक वन वेरिएबल इन द प्रॉब्लम. ऊपर लिखा है कि हम पूरी प्रॉब्लम में ही एक वेरिएबल लेते हैं. तो ऐसा तो रूल नहीं है कि पूरी प्रॉब्लम में ही एक वेरिएबल लेना है. इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करते हैं, 99% टाइम्स मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं क्वेश्चन में दूसरा वेरिएबल इस्तेमाल ही ना करूं. तो पहले तो वेरिएबल ढूंढ लेते हैं. जैसे क्वेश्चन दिया है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 more than thrice its breadth. If its area is 54, find length and breadth. तो मैं ये समझ गया कि यहां पर अननोन वैल्यूज दो हैं, एक लेंथ है एक ब्रेथ है. लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एक को x और दूसरे को y ले लूं. ऐसा नहीं करूंगा. फिर मैं क्या करूंगा? There are always two informations in the problem. अब इसमें दो इंफॉर्मेशन हुई. फर्स्ट is used to relate the variables or second used to form the equation. ये सारी बातें तो मैंने कर दी, पूरा ज्ञान आपके सामने रख दिया. आप एक एग्जांपल से समझा देता हूं. बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive natural numbers
is 156. Find them. ऐसा कोई मैं रूल नहीं बता रहा आपको, लेकिन जिन क्वेश्चंस में प्रोडक्ट की बात की जाती है, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने की बात की जाती है, आमतौर पे उनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो एग्जाम में आप थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जहां रेसिप्रोकल के सम की बात की जाती है कि दो नंबर है, उनका सम 6 है, उनके रेसिप्रोकल का सम 26 है, तो वो नंबर बताइए। तो रेसिप्रोकल का सम जहां आ जाए वहां आमतौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। आई एम नॉट टेकिंग एनी गारंटी, बट 99.9% ऐसा होता है। कल को आप एक बहुत जुगाड़बाजी करके एक एग्जांपल ला सकते हो कि सर देखो नहीं हो रहा, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट अगर आप जनरल टर्म्स में लेंगे तो जो मैं कह रहा हूं वो एकदम सच है। 12 इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन में हमेशा दो अननोन वैल्यूज होती हैं। हाँ जी बिल्कुल साफ है, इसने कहा दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है जो हमें पता नहीं है, तो क्या करूं, नेचुरल नंबर को एक्स और वाई ले लूं? नहीं, एक को एक्स ले सकता हूं बट एक्स और वाई नहीं लूंगा। क्वेश्चन में हमेशा दो इंफॉर्मेशन होती हैं। व्हाट आर द टू इंफॉर्मेशंस? सर एक नंबर x है, एक दूसरा x+1 और उनका प्रोडक्ट 156 है। पहली इंफॉर्मेशन ना 4 महीने ना बिल्कुल नेल ही कर दिया उसको, लेकिन यहां देखें तो पहली इंफॉर्मेशन है कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो हम पहली का एक इंफॉर्मेशन का, पहली दूसरी नंबर से कुछ नहीं है, एक का इस्तेमाल करेंगे टू रिलेट द वेरिएबल्स। लेट नंबर्स बी x एंड x+1। कॉन्जिक्यूटिव बोला, इंफॉर्मेशन दे दी, उसका मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो x और y मत लो, x एंड x+1 लो। दूसरे में कहता है इनका प्रोडक्ट 156 है, इससे इक्वेशन बन जाएगी। कोई दिक्कत आपको? नो सर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वी हैव रिवाइज्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। बाकी तो अब आप करेंगे और डाउट पूछेंगे। वैसे मेन हिस्सा तो ऑलरेडी आप कटवा चुके हैं इसका, ठीक है? तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसके पीछे पड़ जाएं और जो डाउट हो अपने वो मेरे से बाद में डिस्कस करें।